आज अपना चैप्टर है ओपियोइड्स एनाल्जेसिक्स, या वो ओपियोइड्स जो कि आपकी पेन को कम करती है उनको बोलते हैं ओपियोइड्स एनाल्जेसिक्स। साथ में पढ़ेंगी इसकी ओपियोइड्स एनाल्जेसिक की एंटागोनिस्ट। तो सबसे पहले आती है एल्जेसिया क्या होता है या पेन क्या होता है। इज एन इल डिफाइंड अनप्लीजेंट सेंसेशन यूजुअली इवोक्ड बाय एन एक्सटर्नल और इंटरनल नॉक्सियस स्टिमुलस। ये क्या होते हैं? मेनली अनप्लीजेंट सेंसेशन होते हैं जो कि आपके जनरेट होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल नॉक्सियस स्टिमुलस के थ्रू। कोई भी पेन वगैरह के जो स्टिमुलस आते हैं, जैसे कोई भी कुछ भी चुभा रहे या कुछ पेन टाइप का जो नॉक्सियस अपन कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या होता है, जो अनप्लीजेंट जो सेंसेशन होते हैं पेशेंट को फील होते हैं या नॉर्मल पर्सन को फील होते हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन? एल्जेसिया या पेन बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाओ एनाल्जेसिक क्या होती है। एनाल्जेसिक वो ड्रग होती है जो आपकी जो पेन के सेंसेशन को कम करती है। ये पेन हो गया, वो ड्रग जो इस पेन को कम करती है वो होती है अपनी एनाल्जेसिक्स। वो ड्रग्स जो अपने पेन को कम करती है होती है एनाल्जेसिक। बाई एक्टिंग सीएनएस, या तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करेगी या फिर वो पेरिफेरली लेवल पे काम करके अपने पेन को कम करती है, तो वो हो गई एनाल्जेसिक्स। अब आ जाओ ओपियोइड्स एनाल्जेसिक्स क्या होती है। इसमें एक ओपियम वर्ड आता है। ओपियम क्या होता है? द डार्क ब्राउन रेजिनस मेटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेपेवर सोमनिफेरम। एक पेड़ होता है पेपेवर सोमनिफेरम, उससे एक डार्क ब्राउन रेजिनस मेटेरियल ऑब्टेन होता है जिसको अपन ओपियम बोलते हैं। अब आ जाओ इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के अंदर एक तो नेचुरल ओपियम एल्केलॉइड्स आता है जिसके अंदर मॉर्फिन और कोडीन आती है। दूसरी सेमी सिंथेटिक ओपिएट्स आते हैं जिसके अंदर डाई एसिटिल मॉर्फिन आती है और फोलकोडीन आती है। नेक्स्ट आती है अपनी इसका क्लासिफिकेशन सिंथेटिक ओपिएट्स, जिसके अंदर अपनी पेथिडीन आती है, फेंटानिल आती है, मेथाडोन आती है, ट्रेमेडोल आती है। अब सबसे पहले अपन मॉर्फिन पढ़ते हैं। मॉर्फिन क्या होता है? प्रिंसिपल एल्केलॉइड होता है जो कि ओपियम के अंदर प्रेजेंट होता है और आज इसको वाइडली यूज करने वाला सब्सटेंस है, मतलब इसको बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। इसके जो फार्मेकोलॉजिकल एक्शन होते हैं, फार्मेकोलॉजिकल एक्शन में सबसे पहले अपन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर इफेक्ट देखते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर इसका एक तो डिप्रेसेंट एक्शन होता है, एक स्टिमुलेंट एक्शन होता है। मतलब एक तो ये उन सेंटर को, कुछ सेंटर को स्टिमुलेट करने का काम करेगी मॉर्फिन, कुछ को ब्रेन के अंदर ये डिप्रेस करने का काम करती है। तो सबसे पहले डिप्रेस क्या क्या करती है ये? एक तो सबसे पहले एनाल्जेसिया, मतलब पेन को कम करती है। तो एक तो पेन वाले सेंटर, पेन के जो सेंसेशन उसको सप्रेस करने का काम करेगी। दूसरा सीडेशन, ये सीडेशन कोज करती है, ये भी एक डिप्रेसेंट एक्शन होता है। मूड एवं सब्जेक्टिव इफेक्ट, ये अपना जो एंजाइटी टाइप की जो फीलिंग्स होती है, एप्रीहेंशन या एंजाइटी टाइप की, उसको कम करके रखेगी। इसके साथ में इसके अलावा जो आपकी लैक ऑफ इनिशिएट, कुछ भी काम स्टार्ट करने का मन नहीं करता या उस पेशेंट से हो नहीं पाता, कंसंट्रेशन के अंदर कमी हो जाती है, ये सब आता है अपना मूड एवं सब्जेक्टिव इफेक्ट के अंदर। नेक्स्ट डिप्रेसेंट एक्शन होता है अपना रेस्पिरेटरी सेंटर के ऊपर। ये रेस्पिरेटरी सेंटर को भी डिप्रेस करके रखने का काम करेगी। कफ सेंटर को डिप्रेस करेगी और टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर को भी डिप्रेस करेगी। तो ये तो आपका डिप्रेशन एक्शन हो गया सीएनएस के ऊपर मॉर्फिन का। पहला सीएनएस के ऊपर डिप्रेशन एक्शन में सबसे पहले एनाल्जेसिया आया था, फिर सीडेटिव, फिर मूड, फिर रेस्पिरेटरी सेंटर, फिर कफ सेंटर, फिर टेम्परेचर सेंटर। इन सबको तो क्या करेगी? डिप्रेस करके रखने का काम करेगी मॉर्फिन। जबकि कुछ सेंटर जिनको ये स्टिमुलेट करने का काम करती है, जैसे अपना सीटीजेड कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन होता है एक, उसको स्टिमुलेट करने की वजह से, उसकी वजह से क्या होता है? नोजिया एंड वोमिटिंग होती है। वेगल सेंटर के अंदर यदि स्टिमुलेशन होता है तो उसकी वजह से क्या होता है? ब्रेडिकार्डिया होता है। तो ये आपके दो एक्शन तो इसके हैं, स्टिमुलेंट के एक्शन जो सीएनएस के ऊपर है, और जो बाकी ऊपर वाले पढ़ रहे थे वो है इसके डिप्रेसेंट एक्शन। नेक्स्ट दूसरा आता है, पहला तो सीएनएस हो गया अपना जिसके ऊपर अपने स्टिमुलेंट और डिप्रेसेंट एक्शन देखा है। दूसरा आता है अपना न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। ये जो एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स वगैरह होती है उस पर क्या इफेक्ट होता है? फॉलिकुल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एसीटीएच को ये डिक्रीज करने का काम करेगी। प्रोलेक्टिन और ग्रोथ हार्मोन को ये इंक्रीज करने का काम करती है। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पर वेजोडाइलेटेशन करवाएगी। जीआईटी के ऊपर कॉन्स्टिपेशन करवाती है। स्मूथ मसल्स पे कॉन्ट्रैक्शन करवाती है, यूरिनरी ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन करवाएगी, और ब्रोंकियल मसल्स के अंदर भी स्मूथ मसल्स होती है, उनका ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट। इसके एडवर्स इफेक्ट मेनली सीडेशन,
जो भी आपको बताया था, जितनी भी ड्रग्स होती है ना जो ब्रेन के ऊपर एक्ट करती है, इसके अंदर सबके अंदर अपन को ये डालना है: सीडेशन, मेंटल कंफ्यूजन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, डिसोरिएंटेशन, बिहेवियर अबनॉर्मेलिटी, कॉग्निटिव डिसफंक्शन हो गया, और आपके फिर एंजाइटी, और आपको फिर स्टार्टिंग में सभी ड्रग्स के अंदर ये भी डालना होता है, आपको बताया था, जैसे ये टॉलरेंस, डिपेंडेंस, ये भी होती है इसके अंदर जो सीएनएस के ऊपर एक्ट करती है वो ड्रग्स के ऊपर। और इसके अलावा जैसे आपकी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस वगैरह, ये सब इसके अंदर डालना होता है। तो जैसे सीडेशन, मेंटल क्लाउडिंग, लिथेर्जी, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, ब्लरिंग ऑफ विजन, यूरिनरी रिटेंशन वगैरह, ये सब इसके साइड इफेक्ट आते हैं। इसके अलावा इडियोसिंक्रेसी, इडियोसिंक्रेसी होता है जेनेटिकली डिटरमाइंड एक स्पेसिफिक ड्रग रिएक्शन होती है, कोई भी एक अलग इंडिविजुअल के अंदर होती है, उसमें अंदर क्या होता है, कोई जेनेटिकली कोई डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होता है, वो पेशेंट उस ड्रग पे ज़्यादा वो रिएक्शन होती है उसकी। एलर्जी, एपनिया, एक्यूट मॉर्फिन पॉइजनिंग, मॉर्फिन यदि ज़्यादा चली गई बॉडी के अंदर उसकी वजह से पॉइजनिंग भी हो सकती है। टॉलरेंस एंड डिपेंडेंस, पेशेंट को टॉलरेंस डेवलप हो जाती है, जैसे आज 50 mg की ज़रूरत है, कल 100 mg की ज़रूरत पड़ती है, फिर 200 mg की ज़रूरत पड़ती है, तो बॉडी धीरे धीरे उसको डोज को डेवलप करने लग जाती है, उस डोज के लिए टॉलरेट होने लग जाती है, और ज़्यादा डोज की ज़रूरत पड़ने लग जाती है धीरे धीरे। डिपेंडेंस, उस ड्रग के ऊपर डिपेंड होना, और यदि उसको फिर छोड़ते हैं तो विड्रावल टाइम के सिम्टम्स आते हैं। नेक्स्ट आती है अपनी कोडीन। कोडीन क्या होती है, एक मेथिल मॉर्फिन होती है जो कि नेचुरली ओपियम के अंदर प्रेजेंट होती है, यह बॉडी के अंदर थोड़ी बहुत मॉर्फिन के अंदर भी कन्वर्ट हो जाती है। यह आपकी लेस पोटेंट देन मॉर्फिन, यह आपकी मॉर्फिन से कम पोटेंट होती है, मतलब आपकी मॉर्फिन की कम डोज की ज़रूरत पड़ती है, इसकी ज़्यादा डोज की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये कम पोटेंट है ना। ज़्यादा पोटेंट का मतलब होता है कि कम डोज पे अच्छे इफेक्ट आ जाना, तो मॉर्फिन ज़्यादा पोटेंट होती है इससे, आल्सो लेस एफिकेसियस, और इसकी एफिकेसी भी कम होती है मॉर्फिन से। मोर सिलेक्टिव कफ सप्रेसेंट, इसकी ये आपकी मोर सिलेक्टिव कफ सप्रेसेंट होती है, इसकी वजह से क्या होती है, खांसी कम होती है। आपको बताया था सीएनएस के ऊपर इफेक्ट कफ सेंटर को सप्रेस करके रखने का काम करती है, तो कफ सेंटर के ऊपर सप्रेस करेगी, इसका मतलब ही यही है, खांसी कम हो जाएगी। गुड एक्टिविटी बाय ओरल रूट, इसकी ओरल रूट के थ्रू एक्टिविटी अच्छी होती है। सिंगल ओरल डोज जो आपकी 4 से 6 घंटे तक काम कर सकती है। कॉन्स्टिपेशन इसका प्रोमिनेंट साइड इफेक्ट होता है, और इसकी जो एब्यूज लाइबिलिटी होता है, जो डिपेंडेंस वाला इफेक्ट हो, वो इसका थोड़ा कम होता है। नेक्स्ट आती है अपनी पेथिडीन। जो पेथिडीन होती है वो सिंथेसाइज होती है, आपको बताया था सिंथेटिक एल्केलॉइड्स के अंदर आती है, तो सिंथेसाइज मतलब बनाई हुई होती है एज एन एट्रोपिन सब्सटीट्यूट। इसको सबसे पहले सिंथेसाइज किया गया था एज ए एट्रोपिन सब्सटीट्यूट। एट्रोपिन सब्सटीट्यूट मतलब एट्रोपिन की जगह यूज करने के लिए। अब आपको पता है एट्रोपिन एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टी रखती है, तो पेथिडीन भी मेनली आपकी एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टी रखती है थोड़ी बहुत। इंपॉर्टेंट डिफरेंस इन कंपेरिजन मॉर्फिन, इसका मॉर्फिन से यदि अपन कंपेयर करें तो इसके डिफरेंस क्या होते हैं। एनाल्जेसिक एफिकेसी नियर टू मॉर्फिन एंड इज मोर देन कोडीन, कोडीन से तो इसकी एफिकेसी ज़्यादा होती है, लेकिन मॉर्फिन से थोड़ी कम होती है। इसी यदि इसको अपन IM इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट करते हैं तो इसका जो एक्शन होता है वो शॉर्टर होता है, थोड़े टाइम के लिए होता है, बट ड्यूरेशन इज शॉर्टर, 3 से 4 घंटे के लिए होता है इसका, लेकिन ऑनसेट रैपिड होती है। ऑनसेट मतलब जल्दी से इसका पेन किलिंग वाला जो इफेक्ट है वो जल्दी आ जाएगा, ऐसे नहीं कि पेन को कम होने के लिए जैसे 20-25 मिनट लग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, जल्दी से पेन कम हो जाता है, लेकिन उसका ड्यूरेशन फिर 3 से 4 घंटे का रहता है। ये आपकी नॉट इफेक्टिवली सप्रेस कफ, कफ को ये अच्छे से इफेक्टिवली सप्रेस नहीं कर पाती, मतलब अच्छी कफ सेंटर सप्रेसेंट नहीं होती है ये, या अच्छे से कफ सेंटर डिप्रेसेंट नहीं होती है। कॉजेज लेस हिस्टामिन रिलीज एंड सेफर इन अस्थमेटिक, आपको ये क्या होती है, एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टी भी रखती है और एंटी हिस्टामिनिक प्रॉपर्टी भी रखती है। ये एट्रोफिन टाइप की एक्शन शो करती है, तो उसकी वजह से क्या होती है, ये अपनी हिस्टामिन रिलीज को कम करती है। तो अस्थमेटिक पेशेंट के अंदर क्या होता है, हिस्टामिन रिलीज ज़्यादा बढ़ जाता है, तो और आपको पता है ये ड्रग हिस्टामिन रिलीज को कम करती है, तो अस्थमेटिक पेशेंट के अंदर अपन इसको यूज कर सकते हैं, मतलब एंटी अस्थमेटिक यूज होता है इसका। नेक्स्ट आती है इसकी फार्मेकोकाइनेटिक, वेल एब्जॉर्ब ओरली, ओरली अच्छे से एब्जॉर्ब हो सकती है। मेटाबोलाइज इन लीवर, लीवर के अंदर मेटाबोलाइज होती है। प्लाज्मा टी आप इसका 2 से 3 घंटे का होता है। इसके एडवर्स इफेक्ट ड्राई माउथ, ब्लड विजन, ड्राई माउथ वगैरह आपको पता है कि एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टी रखती है, मतलब एट्रोफिन टाइप की प्रॉपर्टी रखती है, और एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट का मतलब ये है कि सेलाइवेशन वगैरह सब कुछ कम हो जाता है, तो उसकी वजह से ड्राई माउथ हो जाता है। ओवरडोज की वजह से पेशेंट के अंदर ट्रेमर आ सकते हैं, माइड्रेसिस हो सकता है। माइड्रेसिस अपने इफेक्ट देखा था एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स के अंदर, जिसके अंदर पुपिल की वो साइज डायलेट हो जाती है। हाइपर रिफ्लेक्सिया हो जाता है, रिफ्लेक्स बढ़ जाता है। डिलेरियम
कन्फ्यूजनल स्टेट हो जाती है, मायोक्लोनस मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन वगैरह, अबनॉर्मल कन्वल्जन्स वगैरह, ट्रेमर्स वगैरह आना। टॉलरेंस एंड फिजिकल डिपेंडेंस इसका साइड इफेक्ट है। इसके क्यों यूज़ कर सकते हैं, एक तो एनाल्जेसिक के अंदर तो अपन इसको यूज़ करते हैं, साथ में प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन के अंदर भी अपन इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये क्या करती है, एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी रखती है, मतलब सिक्रेशंस वगैरह को कम करती है, तो इसके लिए इसको अपन प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ ट्रेमेडोल। ट्रेमेडोल मेनली सेंट्रली एक्टिंग एनाल्जेसिक होती है जो कि पेन को कम करती है, और मेनली इसके अलावा ओपिएट्स एज वेल एज एडिशनल मैकेनिज्म, एक तो ओपिएट्स मैकेनिज्म के थ्रू और अलग मैकेनिज्म के थ्रू भी ये आपके पेन को कम करती है। इसको आईवी इंजेक्ट करते हैं अपन 100 mg ट्रेमेडोल आपकी बराबर होती है 10 mg मॉर्फिन से, मतलब ये मॉर्फिन से 10 टाइम लेस पोटेंट होती है, मॉर्फिन 10 टाइम्स ज़्यादा पोटेंट होती है, क्योंकि मॉर्फिन की तो 10 mg की ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन इसकी 100 mg की ज़रूरत पड़ रही है। इसके जो टी हाफ होता है 3 से 5 घंटे का होता है, और लास्ट आपका इफेक्ट रहता है इस ड्रग का 4 से 6 घंटे तक के लिए। इसके साइड इफेक्ट वो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, सीडेशन, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी रिटेंशन, डिजीनेस, ड्राई माउथ, स्वेटिंग यूज होते हैं। ये मेनली आपका जो शॉर्ट लास्टिंग पेन होता है, मीडियम इंटेंसिटी वाला, जो कि डायग्नोस्टिक प्रोसीजर की वजह से जो पेन होता है उसके अंदर अपन इसको यूज करते हैं। सीवियर पेन के अंदर ये इतनी इफेक्टिव नहीं होती है। नेक्स्ट आता है यूजेज ऑफ ओपिएट्स एनाल्जेसिक। जो ओपिएट्स एनाल्जेसिक होते हैं उसके क्या यूज होते हैं, एज एनाल्जेसिक पेन को कम करने के लिए तो यूज कर ही रहे, क्योंकि चैप्टर ही अपन एनाल्जेसिक पढ़ रहे हैं। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन आपको बताया था कि जैसे ये मॉर्फिन वगैरह क्या होती है, सॉरी ये पेथिडीन वगैरह क्या काम करती है, एंटीकोलिनर्जिक वगैरह प्रॉपर्टी भी रखती है। तो इसके अलावा अपन इसको प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में यूज कर सकते हैं, क्योंकि सिक्रेशंस वगैरह अपन को कम करना होता है, ब्रोंकियल सिक्रेशंस वगैरह, इसलिए। बैलेंस एनेस्थीसिया एंड सर्जिकल एनाल्जेसिया, अपन ने कई बार देखा था कुछ ड्रग्स होती है जो आपकी ये एनेस्थेटिक जो ड्रग थी वो पोटेंट एनाल्जेसिक नहीं होती है, अब और पोटेंट मसल रिलैक्सेंट भी नहीं होती, तो उसको बाहर से अपन प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में या उस एनेस्थीसिया के साथ में अपन ऐड करते हैं बाहर से कुछ एक्स्ट्रा एनाल्जेसिक ड्रग्स, तो जैसे अपन ने ओपिएट्स एनाल्जेसिक भी उसमें ऐड कर सकते हैं। एंजाइटी एंड एप्रीहेंशन को कम करती है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर को कम ये क्योर करती है, कफ वगैरह को सप्रेस करने का काम आती है। डायरिया आपको पता है कि कॉन्स्टिपेशन का एक्ट करती है, कॉन्स्टिपेशन एक तरीके से इसका साइड इफेक्ट भी है, तो यदि किसी को डायरिया है तो उसको ओपिएट एनाल्जेसिक देते तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की वजह से वो डायरिया बंद हो जाएगा उसका। अब आ जाओ ओपिएट्स एंटागोनिस्ट, वो ड्रग्स जो ओपिएट्स एनाल या ओपिएट जो एगोनिस्ट है उनके अपोजिट एक्शन करती है, जिसमें एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट के अंदर आती है नेलोरफिन, पेंटाजोसिन, ब्यूटोरफेनोल। पार्शियल म्यू एगोनिस्ट के अंदर आती है ब्यूप्रेनोर्फिन। प्योर एंटागोनिस्ट के अंदर आती है नेलोक्सोन और नाल्ट्रेक्सोन, नेलोक्सोन और नाल्ट्रेक्सोन। फिर पहले आती है, सबसे पहले नेलोक्सोन पढ़ते अपन। इट इज कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। ये कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट का मतलब होता है यदि इस पे एंटागोनिस्ट, यदि आपकी जो नेलोक्सोन यदि ड्रग ज़्यादा है तो नेलोक्सोन ड्रग रिसेप्टर से बाइंड होकर एंटागोनिस्ट इफेक्ट देती रहेगी, लेकिन जैसे ही ओपिएट जो ड्रग वो ज़्यादा आ गई तो वो इसको हटा देती है, इसको हटा के खुद अपनी जगह ले लेती है। इसका मतलब होता है अपना कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, किसी के दूसरे के कॉम्पिटिशन में होती है। एन ऑल टाइप ऑफ ओपिएट रिसेप्टर, ये आपकी क्या होती है, ऑल टाइप के रिसेप्टर होते हैं ओपिएट्स के, उनको ब्लॉक करने का काम करती है। इसको इंजेक्टेड आईवी इंजेक्ट करते हैं 0.4 से 0.8 mg। एंटागोनाइज द ऑल एक्शन ऑफ मॉर्फिन, उसकी वजह से क्या होता है, जो मॉर्फिन के जितने भी एक्शन होते हैं, मतलब ओपिएट्स एनाल्जेसिक के जो भी एक्शन होते हैं उनको ये ब्लॉक कर दे, क्योंकि ये एंटागोनिस्ट है, ओपिएट्स एंटागोनिस्ट है। एनाल्जेसिया इज गॉन, रेस्पिरेशन इज नॉर्मल। आपको पता है कि एनाल्जेसिया होता है, ओपिएट्स जो ओपिएट्स एनाल्जेसिक होती है उसकी वजह से पेन कम होता है, लेकिन ये उसकी एंटागोनिस्ट है, तो मतलब यदि पेन कम हो रहा है तो ये वापस से पेन जनरेट कर सकती है अपनी। रेस्पिरेशन नॉर्मलाइज, उसमें रेस्पिरेशन डिप्रेशन होता है, ये आपकी वापस से नॉर्मलाइज करती है। नेलोक्सोन इज इनेक्टिव ओरली, ये ओरली इनेक्टिव रहती है मेनली आपकी, क्योंकि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के थ्रू ये मेटाबोलाइज्ड हो जाती है पहले ही, और यह इसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। मेटाबॉलिज्म बाय ग्लूकोनाइडेशन, इसका जो मेटाबॉलिज्म है ये प्रोसेस है ग्लूकोरोनाइडेशन, उसके थ्रू होता है। प्लाज्मा टी आप 1 से 3 घंटे का होता है इसका। इसके यूज होते हैं मॉर्फिन पॉइजनिंग, जब मॉर्फिन पॉइजनिंग हो गई, बॉडी के अंदर मॉर्फिन ज़्यादा चली जाती है, बॉडी के अंदर मॉर्फिन ज़्यादा चली जाती है। अब आपको पता है कि ये एंटा होती है, एंटी मॉर्फिन होती है, एंटी
ओपोइड एनाल्जेसिक होती है। तो मॉर्फिन जैसे ज़्यादा गई उसकी एंटी क्या देंगे अपन, ओपोइड्स एंटागोनिस्ट। तो उसके अंदर ये 0.4 से 0.8 mg IV देते हैं मेनली अपन। ओवरडोज ऑफ अदर एनाल्जेसिक, इसके अलावा मॉर्फिन के अलावा यदि अदर एनाल्जेसिक की भी ओवरडोज चली गई तो अपन उसके अंदर भी ओपोइड्स एंटागोनिस्ट दे सकते हैं, जिसमें नेलोक्सोन आता है। टू रिवर्स रेस्पिरेटरी डिप्रेशन ड्यू टू ओवरडोज ऑफ ओपोइड एनाल्जेसिक, अपने ओपोइड्स एनाल्जेसिक की एक प्रॉपर्टी देखी थी जिसके अंदर आया था रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। यदि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा क्यों होगा, जब बहुत ज़्यादा होगा जब अपना ये सेंटर डिप्रेस हो गया रेस्पिरेटरी सेंटर, तो उसकी वजह से, क्योंकि आपने ज़्यादा ड्रग दे दी तो उसकी वजह से ये सेंटर डिप्रेस हो सकता है। तो ये जैसे अपन ने एंटा देंगे या एंटागोनिस्ट देंगे, अपने आप ही डिजीज क्योर हो जाएगी। डायग्नोसिस ऑफ ओपियोइड डिपेंडेंस और एलिवेट बीपी इन हाइपोवोलेमिक शॉक, स्ट्रोक, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, इन सब के अंदर भी इसका यूज़ होता है, क्योंकि अपन को पता है कि जो बीपी वगैरह को क्या करता है, ये कम करने का काम करती है। कौन सी ड्रग, ओपियोइड्स एनाल्जेसिक, जबकि ये उसके अपोजिट होती है, तो ये बीपी वगैरह को बढ़ाने का काम करती है। ये हो गया अपना चैप्टर ओपियोइड्स एनाल्जेसिक्स।